राम राम मित्रों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आर के गुर्जर स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। तो मैंने आपको कल हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था जिसके बारे में मैंने बताया था कि जालौर के जो चौहान वंश थे उसके बारे में आपको बता रहा था। मैंने उनके मतलब बताया था कि जालौर में चौहान वंश की स्थापना किसने करी, कब की और जानकारी कहाँ से मिलती है। तो मैंने एक एक करके आपको बताया था। आपको दोबारा बता देता हूँ, जालौर में चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा करी गई मित्रों? तो कीर्तिपाल चौहान के द्वारा। कब करी गई आपको याद रखें, सन 1181 में। कीर्तिपाल चौहान यहाँ की स्थापना करने से पहले मेवाड़ का आक्रमण करता है 1176 में, जहाँ वह पराजित हो जाता है वहाँ के शासक कुमारपाल से पराजित होने के बाद 1181 में यहाँ पे आके वो चौहान वंश की स्थापना करता है जालौर में। कीर्तिपाल चौहान यहाँ से पहले कहाँ का शासक था? तो मैंने आपको बताया था नाडौल का शासक था मित्रों। आपको याद रखनी कि कीर्तिपाल चौहान को एक उपाधि दी गई है कि तो एक महान राजा की। किसके द्वारा दी गई है? तो मुड़ोक नैनसी के द्वारा। मुड़ोक नैनसी का राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। ये बात याद रखनी थी। मैंने आपको और क्या बताया? मैंने आपको बताया था कि इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है कि चौहान वंश की स्थापना किसने की। तो मैंने आपको बताया था ये बिजौलिया शिलालेख है। बिजौलिया शिलालेख में लिखा हुआ है कि कीर्तिपाल चौहान के द्वारा 1181 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना करी गई। इससे आगे मैंने आपको बताया था कि जो जालौर का प्राचीन नाम जवाली पर्वत है। जो जवालीपुरी क्यों पड़ा? तो वहाँ महर्षि जवाली की कर्म भूमि होने के कारण उसका नाम जवालीपुर पड़ा। ये बता दें। इसके आगे मैंने और आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि जो जालौर दुर्ग के नाम बताए थे, सुवर्णगिरी, कांचनगिरी, सोनगिरी पर्वत होने के कारण यहाँ के जो एक चौहानों की शाखा है जो सोनगरा चौहान भी कहलाई, जिनको हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि कानड़देव चौहान है उनके बारे में। ये मैंने आपको बता दिया था। मैंने आपको उनके बाद बताया था। मैंने कीर्तिपाल चौहान के बाद शासक बताया था, उदय सिंह बताया था। उदय सिंह के द्वारा गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय से अपनी पुत्री लीलाबाई का विवाह किया जाता है तथा अपनी जो सीमा होती है सीमा को मजबूत कर लिया जाता है। उससे आगे मैंने आपको एक और बताया था कि उसके बाद अगले शासक हुए जैसे कि चाचिक देव। अगले शासक हुए चाचिक देव के बाद मैंने आपको बताया सामंत सिंह, और सामंत सिंह के बाद कानड़देव चौहान। ऐसे मैंने आपको बता दिया था। इनके ऊपर जो क्या बोलते हैं इल्तुतमिश भी आक्रमण करता था तथा नसरुद्दीन 1200 मैंने आपको बताया था 1254 में नसरुद्दीन आक्रमण करता था। 1228 में इल्तुतमिश के द्वारा आक्रमण किया जाता है। दोनों की युद्ध में हार होती है मित्रों, ये बता दिया था। अब हमने अगला शासक कौन बनाया था? कानड़देव चौहान। तो एक बार उसके बारे में आज लिखते हैं। कानड़देव कब की? मैंने इनका समय पीरियड बताया 1305 से लेकर 1311। 1305 इनके पिता सामंत सिंह थे। तो मित्रों, सामंत सिंह जब जिस समय राज कर रहे थे उनके समकालीन राजा दिल्ली का जलालुद्दीन खिलजी हुआ। जलालुद्दीन खिलजी के ऊपर सामंत सिंह के ऊपर आक्रमण करता है, परंतु सामंत सिंह जलालुद्दीन को खिलजी को हरा देते हैं। तो मित्रों, जैसे ही खिलजी वंश में जो जलालुद्दीन खिलजी का दामाद या भतीजा होता है वो उनकी हत्या कर देता है। किसकी? जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी, जिसको मैं कहता हूँ एके के द्वारा जेके की हत्या कर दी जाती है और वह स्वयं राजा बन जाता है खिलजी वंश का। मित्रों, अब नया नया खून है और जो अलाउद्दीन खिलजी है महत्वाकांक्षी राजा तथा साम्राज्यवादी राजा है, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। तो मित्रों, इसी स्थिति को भांपते हुए जो सामंत सिंह के द्वारा भी एक निर्णय लिया जाता है कि क्यों ना मैं अगला अपने जो पुत्र उसको राजा अभी घोषित कर दो और उनको ही कार्यभार दे दो, क्योंकि अगर अपने राज्य को बचाए रखना है तो विदेशियों से तो राजा भी मजबूत होना चाहिए। इस तरह सामंत सिंह के द्वारा अपने पुत्र कानड़देव चौहान को राजा बना दिया जाता है। कब? 1305 में। मैंने आपको साइड में बताया था कि जो मैंने जो खिलजी डायनेस्टी बताई थी उसमें 1206 से 1290 तक जो गुलाम वंश बताया। उसके बाद 1290 से 1320 खिलजी वंश बताया। खिलजी वंश में तो आपको दो शासक बताए, 1290 से 1296 जेके जलालुद्दीन खिलजी, और उसके बाद एके अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316
और 1316 के बाद मित्रों आपको ऐसे याद रखना है, 1316 के बाद जो खिज्जर खान के नाम पे चित्तौड़ का नाम बदल के खिजराबाद में रखता है, ये आपको हल्का सा याद रखना है। हाँ मित्रों, जो कानड़ देव चौहान है जालौर के शासक बन चुके हैं, तो इनके समकालीन राजा कौन हुए? 1305 से लेकर 1311 तक इनके समकालीन राजा हमको देखने को मिलता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इनके ऊपर आक्रमण करते हैं। मैंने आपको बताया आक्रमण का कारण क्या रहा। तो गुजरात में 1298 में जब इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति, नाम क्या था मित्रों आपको याद रखना, उलूग खान नुसरत खान। तो मैं एक बार आपको वैसे बता देता हूँ उलूग। चलो मैं एक बार क्रम से लिख देता हूँ एक एक चीज को। एक बार ये युद्ध के रीजन लिख रहा हूँ। युद्ध के रीजन लिख देता हूँ आपके लिए। एवं नुसरत को परेशान करना। मित्रों, जो गुजरात के शासक कांड वगैरह पे अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, तो उसकी जो सेना लौटते हुए आ रही थी वो जालौर से आ रही थी। जब उसका पता चला कानड़देव चौहान के बाप सामंत सिंह को, तो उन्होंने उस सेना को परेशान किया। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी उनका बदला लेगा उस लड़ाई का, तो आक्रमण करने का एक रीजन ये है। जो मूढ़ोत्नेम सिंह ने लिखा है कि जो इनके पुत्र कानड़देव चौहान के बीरमदेव से अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा को प्रेम हो जाता है। और मैंने आपको कल उनकी सारी लव स्टोरी बताई, वो उसको लेकर वो हुआ है। तो वो लिख देते हैं नैन्सी के अनुसार। बीरमदेव फिरोजा। मित्रों, एक और इतिहासकार हुए गौरी शंकर हीराचंद ओझा। उनके अनुसार से इनको इनके ऊपर आक्रमण करने का कारण यह बताया जाता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कर ली गई थी। चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करने के बाद रणथंभौर पर विजय प्राप्त कर ली। तो इस तरह जो राजस्थान में मेन ठिकाना बचा हुआ था राजपूतों का, वो था जालौर। तो जालौर पर भी विजय प्राप्त करने एक स्वाभाविक उनकी रणनीति बन चुकी थी, इसलिए वो आक्रमण करता है। तो वो लिखने लायक कोई चीज़ है नहीं, क्योंकि वो कभी पूछी नहीं जाएगी ये बात में। तो अब आपको मैं एक एक करके जो युद्ध हुए युद्धों के बारे में बता देता हूँ क्रम से। तो मित्रों, सबसे पहले 1305 के बाद मित्रों जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक इनका सेनापति है उल मुल्क मुल्तानी। एन और मुल्तानी को भेजा जाता है यहाँ पे जालौर का आक्रमण करने के लिए। और जालौर का शासक कौन? कीर्तिपाल चौहान। जालौर के शासक पे आक्रमण करने के लिए भेजा जाता है। मैंने आपको बताया था कि ये आराम से हमें डीजे भी चलाया था, बढ़िया सैड सॉन्ग और रोमांटिक सॉन्ग बढ़िया चल रहे हैं। और ऐसे जैसे उन जालौर वालों को डीजे की आवाज़ आती है वो सोचते हैं यार कहाँ से आ गए अरिजीत सिंह और राहत फतेह अली कहाँ से आ गए। वो उनको पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी एक सेनापति आया है जो यहाँ पे डेरा डाले हुए है। और अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति के द्वारा फिर वहाँ पे एक संधि का प्रस्ताव भिजवाया जाता है, जिसमें कि संधि हो जाती है। संधि में यह तय होता है कि आपका जो सम्मान के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। आपको ससम्मान वहाँ जो दिल्ली दरबार उसमें रखा जाएगा। आप इस तरह अधीनता स्वीकार कर लो। उसके द्वारा फिर वहाँ पे अधीनता नहीं मतलब संधि हो जाती है। उसमें संधि में होने के बाद जो वो है कानड़देव चौहान अपने पुत्र बीरमदेव को
दिल्ली दरबार में भेज देता है। दिल्ली दरबार में भेजने के बाद वहाँ उसको स्थिति सही नहीं लगती तथा वीरमदेव और फिरोजा वाली मैंने कहानी बताई, उसके घटित होने के कारण वो उल्टा उसे वापस बुला लेता है। आपको याद रखना है बस कि 1305 में अलाउद्दीन खिलजी एन उल मुल्क मुल्तानी को जालौर पर आक्रमण करने के लिए भेजता है, बट क्या हो जाती संधि, ये याद रखना है। इसमें इससे आगे आपको कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना। अब जो युद्ध होता है जो इन सभी रीजनों को लेकर युद्ध होता है, युद्ध की शुरुआत होती है सबसे पहले 1308 से। तो सबसे पहले 1308 मित्रों ये सवाना दुर्ग है। सवाना दुर्ग का मित्रों मैंने आपको नाम बताया था। इसे मेवाड़ मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहते हैं तथा यह बाड़मेर में स्थित है, हल्देश्वर की पहाड़ी पर बना हुआ है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो वीर नारायण पवार के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। मित्रों याद रखना, एक बार लिख देता हूँ फिर हल्देश्वर की पहाड़ी पर किसके द्वारा निर्माण? वीर नारायण पवार। वीर नारायण पवार के द्वारा निर्माण करवाया गया। मित्रों ये आपको याद रखना है। अब जो दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी अपने दो उनके सेनापति मतलब अपने सेनापति के नेतृत्व में सेना भेजता है। सेनापति का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग। मित्रों जैसा इसका नाम है ऐसे ही इसके बिल्कुल कराम है। कमालुद्दीन गुर्ग गजब का कमाल करता है मित्रों, हर किसी को अपने मतलब बहकावे में ले लेता है और कमाल का गुर्गा है किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। इसके नेतृत्व किसके द्वारा? बाड़मेर सवाना बाड़मेर पर आक्रमण किया जाता है। मित्रों आक्रमण किया जाता है तो ये कई महीनों तक वहाँ पर अपना डेरा डाले रहता है, परंतु इसको कोई भी सफलता नहीं मिलती है। तो मित्रों ये अब नाम से ही पता लगता है कमालुद्दीन गुर्ग कमाल का ही गुर्गा है, तो कुछ ना कुछ कमाल करेगा। ये सोचता है क्यों ना हम किसी यहाँ के जो सवाना के राजा थे सातल देव और उनका पुत्र था सोम, जो कि इनके संबंधित थे कानड़ देव के। ये सोचता है कि क्यों ना हम किसी राजा के किसी विश्वसनीय जो सरदार है उसको अपनी ओर मिला लें और उसको कुछ मतलब लोभ वगैरह देकर अपनी ओर मिला लें और किले पे विजय प्राप्त कर ले। इस तरह इनके द्वारा एक योजना बनाई जाती है। तो योजना में होता क्या है मित्रों, इनके द्वारा एक बावले पवार नामक एक व्यक्ति होता है। बावले पवार को लालच दिया जाता है कि यार क्या है बावले पवार, मुझे तुम्हारे मुंह पे मतलब तुम्हारे सर पे राजा का मुकुट दिखाई दे रहा है और आप कहाँ एक सेनापति के तौर पे यहाँ पे हो। अब बावले पवार भी मित्रों वही है, बहकावे में आ जाता है। वो सोचता है क्यों यार ये लगता है तो यार मुझे भी ऐसे ही कभी कभी वो जैसे शीशे में देखता है तो उसको लगता है कि यार मैं राजा समान हूँ, तो सोचता है कि यार लगता है तो मुझे भी ऐसा ही, क्यों ना मैं राजा ही बन जाऊँ। तो कमालुद्दीन गुर्ग तथा बावले पवार के मध्य एक संधि हो जाती है कि मैं आपको गुप्त रास्ते बता दूंगा, गुप्त रास्तों में से आप जाके ये जो दुर्ग पे हम अपना अधिकार कर लोगे और बाद में मुझे राजा बना दो। मित्रों इस तरह बावले पवार के द्वारा धोखा किया जाता है और बाद में यहाँ पे मित्रों आक्रमण होता है। आक्रमण में जो राजपूत वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त होते हैं। इस तरह इस युद्ध का समाप्त होता है। तो एक बार इसमें यहाँ का राजा कौन है मित्रों? राजा है सातल देव। इसका एक पुत्र है, क्या नाम है? सोम। ये यहाँ के राजा। मित्रों आक्रमण किया जा रहा है इसके द्वारा कमालुद्दीन गुर्ग के द्वारा किसको बहकाया जाता है? तो मित्रों मैंने आपको बताया बावले पवार। बावले पवार को लालच दिया। लालच देने के बाद मित्रों होता है ऐसा, बावले पवार जो किले के अंदर जो जलकुंड होता है, जलकुंड में गौ रक्त मिला देता है, जिससे कि वहाँ के जो राजपूत, उनको पता था गौ रक्त मिलने के बाद कोई भी राजपूत जो होता है उसका पानी नहीं पिएगा तो उनको द्वार खोलने पड़ेंगे। द्वार खोलने के बाद युद्ध होता है। मित्रों इस तरह किसी अपने ही सरदार के द्वारा धोखे किए जाने के कारण मित्रों यहाँ पे आक्रमण होता है, जिसमें कि राजपूतों के हार हो जाते हैं और कमाल जो अलाउद्दीन खिलजी है वो इस दुर्ग को जीत जाता है मित्रों, और इसका नाम बदल देता है बाद में। आपको इसका नाम बदल कर खैराबाद कर देता है मित्रों, ये आपको याद रखना है इसके बारे में।
ठीक है। तो सोम सातन हुआ, उनके पुत्र सोम वीर गति को प्राप्त होते हैं। एक बार आप इसको लिख लो, जो जो आपको लिखना है। बात करके डेट भी बता देता हूँ, तो 2 जुलाई 1308। ये आपको बात है। मेरे इससे ज़्यादा आपको इसके बारे में तो कुछ याद रखना नहीं है। आगे देखते हैं मित्रों। और जो सवाना का प्रशासक किसको किसको नियुक्त कर दिया जाता है, जो भैया कमाल किया है तो कुछ ना कुछ तो अलाउद्दीन खिलजी भी उसके लिए कमाल करेगा। और इसका यहाँ का जो शासक है कमालुद्दीन गुर को बना दिया जाता है। और जो अपने राजा बनने के सपने देख रहा था भावले पवार, उसको मार दिया जाता है और बोला जाता है जब जब तुमने राजा का ही नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। इस तरह उसका भी कल्याण हो जाता है। आगे अपन अगले उसको देखते हैं। समानांतर को जालौर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। अपन किसी भी ताले को खोलते हैं, ताले को खोलने से पहले उसकी चाबी ढूंढना आवश्यक है। अब चाबी मिल गई है तो अब ताला खोलेंगे, तो ताला खोलने के लिए अलाउद्दीन खिलजी कहाँ जाएगा, जालौर पर आक्रमण करेगा। पर मैं बीच में आपको बता देता हूँ, ये जो यहाँ पे जैसे सवाना युद्ध में जीत जाता है अलाउद्दीन खिलजी की सेना, तो तुरंत ही किसके ऊपर आक्रमण करते हैं, जालौर दुर्ग पर। परंतु जालौर दुर्ग पर आक्रमण करते हैं नकीब खां के नेतृत्व में आक्रमण करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की सेना। परंतु वहाँ पे जो कानड़देव चौहान और उनके पुत्र वीरमदेव और कानड़देव के भाई मालदेव, उनके द्वारा उस सेना को हरा दिया जाता है। तथा अलाउद्दीन खिलजी के वो होता है सरदार या सेनापति शम्स खां को उनके सह परिवार बंदी बना लिया जाता है। और बाद में मित्रों राजपूत या हिंदू राजाओं की उदारता के कारण उनको बाद में छोड़ भी दिया जाता है। ये आपको याद रखना है। अब आगे ये देखते हैं 1311 में हुआ है। 1311 यहाँ दिल्ली का शासक कौन है, आपको याद रखना है। AK-47 चल रही है अभी तो भैया, अलाउद्दीन खिलजी। और जालौर का शासक कौन है, वीर कानड़देव चौहान। कानड़देव चौहान मित्रों यहाँ के शासक है। जालौर के शासक कानड़देव चौहान मित्रों। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा पहले कमाल किया है, तो दोबारा कमाल करने के लिए किसको भेजेगा, सेनापति बना के कमालुद्दीन गुर को। कमालुद्दीन गुर के दोबारा यहाँ पे आक्रमण करता है तो सेम रणनीति अपनाता है मित्रों। वो कुछ महीने यहाँ पे किले के बाहर डेरा डाले रहता है, परंतु उसको फिर भी कोई सफलता नहीं मिलती। सोचता है कि जैसे हमने पिछली बार किसी न किसी को राजा बनाने के सपने दिखाए, तो क्यों ना इस बार दिखाए जाए। तो इस बार वो सपने किसको दिखाएंगे, दाहिया बी का नामक एक राजपूत है, उसको ये सपने दिखाते हैं। बोलते हैं यार क्या यार, मुझे आपके सर पे राजा का मुकुट दिखाई दे रहा है और आप एक सामंत की तरह यहाँ पे जिंदगी बिता रहे हो। दाहिया बी का सोचता है यार क्यों ना मैं भी राजा बनूं, मैं भी ऐसे आराम की जिंदगी दूं। तो ऐसे ही उसके द्वारा यहाँ पे क्या किया जाता है मित्र, धोखा किया जाता है। धोखा होने के बाद वो गुप्त रास्ते बता देता है। गुप्त रास्तों से उस जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना दुर्ग में प्रवेश कर जाते हैं तथा राजपूतों के द्वारा यहाँ पे केसरिया किया जाता है और स्त्रियों के द्वारा मित्रों यहाँ पे जौहर किया जाता है। इस तरह यहाँ पे शाखा पूर्ण होता है मित्रों। बता देता हूँ बीच में जो दाहिया बीका है, दाहिया बीका की हत्या किसके द्वारा, उसी की पत्नी के द्वारा हत्या कर दी जाती है। जब मित्रों दाहिया बीका की पत्नी को पता चलता है कि इसने अपने राज्य का ही सौदा कर दिया, अपने जो वीर राजा के साथ धोखा किया है, तो दाहिया बीका की पत्नी के द्वारा ही उनको जहर दे दिया जाता है और इस तरह दाहिया बीका की मृत्यु हो जाती है। और उनकी जो पत्नी है इस बात को किसको बताते, कानड़देव चौहान को भी बताते कि ऐसे कि मेरे जो पति उन्होंने धोखा किया। परंतु जब तक अलाउद्दीन खिलजी की सेना कहाँ पर प्रवेश कर चुके होते, दुर्ग में। और इस तरह हमें जो जालौर का चौहान वंश की समाप्ति होती है। तो एक बार आगे देख लेता, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन मित्र, कमालुद्दीन गुर। आपको नाम से याद रखना मित्र, कमालुद्दीन गुर गया तो कहीं ना कहीं कमाल तो करेगा ही मित्र, कमाल करेगा। तो यहाँ पे करेगा आक्रमण। अब लालच किसको देगा मित्रों, यहाँ पे याद रखना दाहिया बीका। दाहिया बीका को लालच दिया जाता है मित्रों। लालच देने के बाद दाहिया बीका गुप्त रास्ता बता देता है। उससे होते हुए अलाउद्दीन खिलजी की सेना कहाँ पर प्रवेश करते हैं, दुर्ग में। दुर्ग में प्रवेश करने के बाद मित्रों जो राजपूत राजा तथा सैनिकों के द्वारा केसरिया किया जाता है तथा स्त्री अपने स्वतंत्र की रक्षा के लिए जौहर करके इस तरह यहाँ पे शाखा पूर्ण होता है। तो आपको याद रखना है। अब यहाँ पे वो आक्रमण हो रहा है तो उसके बारे में आपको याद रखना है। दाहिया बीका के द्वारा गुप्त रास्ता बता दिए गए तथा अलाउद्दीन खिलजी की सेना आक्रमण करती है। इसमें
मित्रों इसमें केसरिया करते हैं। तथा जो इसका कानड़देव का पुत्र होता है वीरमदेव मित्रों, उसको जब पता है कि पिता पिता की मृत्यु हो चुकी है तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं, मतलब अगर मैं दुश्मन सेना के हाथ लगा तो क्या पता बाद में क्या होगा, इसलिए वह खुद ही दुश्मन सेना के हाथ नहीं लगना चाहता और अपने जो छुरा होता है छुरा घोंप के स्वयं आत्महत्या कर लेता है। करता कहाँ पे, तो इनकी एक कुलदेवी आशापुरा माता, अपनी कुलदेवी आशापुरा माता के सामने छुरा घोंप कर आत्महत्या कर लेता है। कौन? वीरमदेव को। वीरमदेव के द्वारा आशापुरा माता के सामने आत्महत्या। आत्महत्या कर ली जाती है। तो अब बताया था मैंने आपको बीच में कि अलाउद्दीन खिलजी के जो पुत्र फिरोजा मित्रों, वो तो इनके प्यार की दीवानी हो चुके, पागल हो चुके, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे मित्रों। जब अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना को भेजता है कमालुद्दीन गुर के नेता, तो बोलता है कि या तो मुझे जिंदा मुर्दा चाहिए। कौन? वीरमदेव मित्रों, क्योंकि उसने उसकी बेटी का जो विवाह के पुरस्कार को ठुकराया था। अब अलाउद्दीन खिलजी और फिरोजा ने भी एक ही कर रखा है कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा काम देखेगा वीरमदेव। तो इस तरह वीरमदेव ने आत्महत्या कर ली। तो वीरमदेव के सिर को मित्रों, सिर को काट के ले जाया जाता है दिल्ली। दिल्ली में जहाँ जो अलाउद्दीन खिलजी की पुत्र फिरोजा, वो उनके साथ सती होना चाहती है, परंतु मुस्लिम धर्म है उसमें ये सती होते नहीं है, तो इसलिए धर्म विरोधी समझ कर अलाउद्दीन खिलजी इस क्रिया को पूर्ण नहीं होने देता। तथा जो बाद में उनकी जो पुत्री है फिरोजा के द्वारा वहीं पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है यमुना के किनारे, और खुद भी उनके प्यार में यमुना में कूद कर आत्महत्या कर लेती है। इस तरह जो वीरमदेव और फिरोजा की लव स्टोरी का एंड होता है। तो आपको लिख देता हूँ, फिरोजा के द्वारा भी यमुना में कूदकर आत्महत्या। फिरोजा के द्वारा भी मित्रों यमुना में कूदकर आत्महत्या कर ली जाते। इस तरह इनकी जो बेहद रोचक इनकी लव स्टोरी उसका अंत होता है मित्रों। आगे इनके बारे में आपको और ऐसा तो इनके बारे में मतलब जो इनके बारे में जो मिलता है कानड़देव चौहान के बारे में मैंने आपको बताया मित्रों। कानड़देव चौहान के बारे में ये एक अपने मतलब उस समय के वीर योद्धा, महान योद्धा तथा न्यायोचित योद्धा थे मित्रों। इनके द्वारा कई अच्छे कार्य किए गए मित्रों। इन्होंने मतलब शत्रु की आधिक्यता स्वीकार नहीं की, ये इनके बहुत, और अपने जो राजपूतों की जो रीति थी, अपनी रीति को तथा गौरव को बचाए रखा मित्रों इनके द्वारा। आपको ये याद रखना है इनके बारे में। और तो इनके बारे में ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी बाद में यहाँ पे जालौर में एक मस्जिद का निर्माण करवाता है, जो वर्तमान में भी आज भी वहाँ पे है। और इनके बारे में कुछ ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछा नहीं गया। बस आपको मेन क्या क्या याद रखना है कि 1311 में जालौर का आक्रमण होता है। जालौर का शासक होता है जो कानड़देव चौहान है। कानड़देव चौहान है उनका शासक है। आक्रमण कौन कर रहा है? दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी। किसके नेतृत्व में कर रहा है? कौन सेनापति? उसका कमालुद्दीन गुरगन। कमालुद्दीन गुर करता है। तो यहाँ पे दाहिया भी का नाम राजपूत के द्वारा विश्वासघात किया जाता है। इस तरह इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की जीत होती है मित्रों। मैंने आपको बीच में बताया था कि अलाउद्दीन जो कानड़देव चौहान के भाई तक जो मैंने आपको बताया था मालदेव सोनगरा है, वो इस युद्ध में बच जाता है। बाद में वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में चला जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाद में मैंने आपको जब मेवाड़ पढ़ाया था तो बताया था कि चित्तौड़ का जो मतलब चित्तौड़ की जिम्मेदारी भी किसको दी जाती है? मालदेव सोनगरा को। मूछला मालदेव इन्हीं का नाम है, मालदेव सोनगरा को जिम्मेदारी दी जाती है। जब अलाउद्दीन खिलजी तो उसकी जिम्मेदारी चित्तौड़ के नेता है खिज्जर खां को, उनके जो पुत्र है। बाद में अलाउद्दीन की जैसे तबीयत खराब होती है तो खिज्जर खां को अपने पिता को देखने के जाता है कहाँ? दिल्ली। तो वो किसको जिम्मेदारी रहता है? मूछला मालदेव को। मूछला मालदेव बाद में अपने पुत्र जयसिंह जयसा को दे देता है। जयसिंह जयसा के बाद हम्मीर सिसोदिया उसके द्वारा उसको पराजित करके सिसोदिया कुल की शुरुआत की जाती है। इस तरह मैंने आपको बताया था। बस ये बात आपको याद रखनी है इनके बारे में, जालौर के चौहानों के बारे में। इस तरह जालौर के चौहान वंश का इतिहास पूर्ण होता है मित्रों। आपको इनकी पुस्तकें जैसे कानड़देव प्रबंध इनके बारे में याद रखना है। कानड़देव प्रबंध
खतरनाक और अच्छे कानूनी प्रबंध ये याद रखना है। और मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे कि हमें भी कुछ अच्छी वीडियो बनाऊं और वीडियो को देखते रहें। थैंक यू। राम राम।